गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा लेसन 4 ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लास 7th में वायु नामक चैप्टर का अध्ययन किया जा रहा है। वायु के अंतर्गत वायुमंडल की डेफिनेशन, वायुमंडल का संगठन, जिसके अंतर्गत वो किन किन गैसों से मिलकर बना है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी के बाद आपके द्वारा वायुमंडल की संरचना जो 5 परतों के अंतर्गत की गई थी, जिसमें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल का अध्ययन आपने किया था डिटेल में। किस मंडल में कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उनके बारे में आपने अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका मौसम और जलवायु का रहा था। मौसम जो घंटे दिन प्रतिदिन चेंज होता है, चेंज होने वाली स्थिति को बताता है, और जलवायु जो दीर्घ काल तक एक स्थान पर बनी रहती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। फिर उसके बाद आपके द्वारा तापमान का अध्ययन किया गया था। तापमान जिसको अनुभव किया जाता है, जो कि वायु में स्थित ताप और शीतलता के परिमाण को ही तापमान कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन नोट करी थी। आतपन किसे कहते हैं, उसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट आपके द्वारा जो पढ़ा गया था वो वायु दाब था। वायु का दाब मतलब दाब, वायु दाब 2 प्रकार का होता है, उच्च दाब और एक निम्न दाब। निम्न दाब किसे कहते हैं? निम्न दाब वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत आर्द्रता की मात्रा जो होती है वायु में बहुत अधिक पाई जाती है, नमी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिससे वायु पृथ्वी की सतह के आसपास ही रहती है, उसे हम उच्च दाब कहते हैं। और निम्न दाब के अंतर्गत वायु जो है अधिक गर्म हो जाती है, उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और वह ऊपर की ओर उठ जाती है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये सब पढ़ने के बाद हमारे द्वारा पवनों का अध्ययन किया गया था। पवनें आपने 3 प्रकार की पढ़ी थी, जिसमें आपने स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें पढ़ी थी। प्रमुख वायुदाब पेटियों का अध्ययन आपने पृथ्वी के अंतर्गत किया था। फिर आपके द्वारा चक्रवात, जिसके अंतर्गत आपने उड़ीसा क्षेत्र के, हमारे जो बंगाल की खाड़ी के पास में उड़ीसा नामक राज्य है, वहाँ की बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था इस बॉक्स के माध्यम से। और इसमें आपने देखा था कि 1999 के अंतर्गत जो ज्वाला महाचक्रवात आपके उड़ीसा प्रांत में आया था, उसकी गति जो थी प्रति घंटे 260 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने लगी थी, और उसने कितना ज़्यादा विध्वंस किया था, विध्वंस से मतलब कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, उसके बारे में आपके द्वारा कल के वीडियो में अध्ययन कर लिया गया था। आज हमारे द्वारा आर्द्रता, ये भी वायु में पाई जाने वाली एक विशेष बात है। आर्द्रता जिसे हम नमी भी कहते हैं, या जिसे हम वायु में स्थित पानी की बूंदों को कह सकते हैं। आर्द्रता से मतलब यही होता है। हम इसमें पढ़ते हैं बच्चों पहले आर्द्रता के बारे में, फिर उसके बाद आपके द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। ठीक है बेटा, पहले आर्द्रता का अध्ययन हम कर रहे हैं। आर्द्रता क्या होती है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। जब जल पृथ्वी की विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जब सूर्य का ताप पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी का जल वाष्प बनकर कहाँ चला जाता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। तो यही लाइन यहाँ दे रखी है, जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जल वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, वायु में जितनी भी नमी पाई जाती है, नमी किसकी होती है? जलवाष्प की बूंदों की, जलवाष्प की। और जलवाष्प की जितनी अधिक जलवाष्प की मात्रा जो वायु में पाई जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन मतलब आज ह्यूमिडिटी बहुत अधिक है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। आर्द्र दिन से मतलब जब भी वायु में नमी अधिक होती है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है,
तो उस दिन कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु में जल को सोखने की क्षमता ख़त्म होने लगती है। पहले से ही उसमें बहुत अधिक जलवाष्प होती है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। हम असहज महसूस करने लगते हैं। किस मौसम में? जब वायु में आर्द्रता बहुत अधिक पाई जाती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। पहले तो हमारी पृथ्वी पर ताप पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसकी गर्मी से, जिसके ताप से हमारा जल वाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। जब ये वाष्प की बूंदें बन जाती हैं तो बहुत सारी बूंदें मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं? एक समूह का, और ये समूह ही बादल कहलाता है। और जल की ये बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो क्या होता है? वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में, वर्षण मतलब वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। ये एक प्रकार का चक्र है बेटा कि ताप की वजह से जल वाष्प बन के वायु में आर्द्रता के रूप में आ जाता है और ये जल की बूंदें जब समूह के रूप में एकत्रित हो जाती हैं तो बादल का निर्माण कर देती हैं। और बादल में जब पानी की ये बूंदें हवा के साथ तैरने में असमर्थ हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वो वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हुए जाते हैं। आपने बहुत बार आसमान में देखा होगा कि एरोप्लेन के जाने के बाद जो होता है आपके एक पीछे सफ़ेद लेयर सी छूटती हुई दिखाई देती है। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण या वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, क्योंकि पौधे से क्या होता है? जल तो पानी पर आता है और तुरंत बह जाता है, लेकिन यदि पौधे लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं, तो पानी को सोखने की क्षमता धरती की बढ़ जाती है और पानी बहकर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसी चीज़ को इसने यहाँ पर लिखा है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काट दिए जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहने लगता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण भी बन जाता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। सबसे पहले चक्रवाती वर्षा को देखेंगे। चक्रवाती वर्षा का मुख्य कारण, देखो यहाँ साइड से ठंडी वायु आ रही है और यहाँ से गर्म वायु आ रही है। तो ये जो ठंडी वायु और गर्म वायु जो होती है ना बेटा, ये गोल गोल घूमने लगती है। यहाँ गोल गोल घूमने से एक चक्रवात सा उठता है और उस चक्रवात की वजह से जो वर्षा होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अब पर्वत आ गया रास्ते में। हवा तो अपनी गति से तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। पर्वत के आ जाने से बादल क्या होता है? पर्वत के एक साइड में ही कि आर्द्र वायु जब पर्वतीय इलाकों में पहुंचती है तो बादल पहाड़ों से टकराकर वर्षा कर देते हैं। इसमें वर्षा पर्वत के एक साइड में तो होती है और दूसरा साइड क्या हो जाता है? सूखा रह जाता है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। फिर आपके संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा के अंदर गर्म वायु की वजह से हवा नमी सोखकर बादलों का निर्माण होता है और बादल फिर अधिक घने हो जाते हैं तो वो वर्षा के रूप में वर्षा कर देते हैं। ये संवहनीय वर्षा कहलाती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज के अंदर आपके दे रखा है पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। आपको अच्छे से पता है कि पौधे हों चाहे हम जीव जंतु हों, सभी के लिए वर्षा का बहुत अधिक महत्व है। इससे धरातल को ताज़ा जल की प्राप्ति होती है। यदि वर्षा कम है तो जल की कमी तथा सूखा भी हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक है तो बाढ़ भी आ जाती है। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर साइड में एक चीज़ और दे रखी है। क्या आप जानते हैं
वर्षण के दूसरे रूप हिम, साहिम, वृष्टि और ओला हैं। आपने ओले वोले और ये बर्फबारी गिरती हुई देखी है ना, ये भी वर्षण का ही रूप है। ठंडे इलाकों के अंदर बादलों में पानी की ये बूंदें क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं, और जब वो भारी हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, तो ओले की बारिश हम कहते हैं। बच्चों, यहाँ हमारे द्वारा जो पढ़ा गया है, इसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और फिर हमारे द्वारा दूसरी किताब जो है उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।